स्वागत है बच्चों एनके क्लासेस। और आज हम कक्षा 12th में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुवी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? निरक्षीय स्थिति और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव। तो जरा यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये जो ए और बी है, जहाँ पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। तो ये जो आपका निकाय बना वो वैद्युत द्विध्रुव बना। अब इस निकाय के मध्य बिंदु सी से हमने y एक्सिस में एक बिंदु P लिया, जो कि आपकी निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे पास x डायरेक्शन है उसको तो हम अक्षीय स्थिति और जो y डायरेक्शन है उसको हम निरक्षीय स्थिति में लेते हैं। तो ये y डायरेक्शन में है, इसलिए ये बिंदु हमारा निरक्षीय स्थिति में हो गया। और अब इसमें हम प्लस क्यू के कारण जो P बिंदु पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है उसे निकालने के लिए A और P लाइन को हमें मिलाना होगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू का जो नेचर होता है वो क्या होता है, इसमें जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की साइड जाती हुई दिखाई देंगी। आप कहने का अर्थ है कि जो इसकी बल रेखाएं हैं बाहर की साइड जाती हैं, और जबकि माइनस क्यू का क्या होता है, ये अंदर की साइड आने का, जैसे ये दिखाई दिया है। ये हम आवेश में भी पढ़ चुके हैं कि प्लस क्यू बाहर की तरफ ढकेलता है और माइनस क्यू अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः प्लस क्यू के लिए हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेक्टर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा यानी वेक्टर ई, और किसके कारण है ये? प्लस क्यू के कारण। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? तो बाहर की साइड में जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कोण थीटा मान लेते हैं। ठीक, और ये जो ए बी लाइन है इसी के समांतर हम पी बिंदु पर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये रेखा आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका एक्स लाइन और ये आपका वाई लाइन हमने यहीं पे शो कर दिया है। अब देखिए ये कोण थीटा है तो ये कोण भी आपका थीटा होगा, और वेक्टर वियोजन यानी सदिश वियोजन के नियम से जब हम इसको घटक के रूप में तोड़ेंगे तो जहां से ये थीटा कोण बनता है उसका एक घटक कोस के रूप में हमें लिखना होता है इस तरह से, यानी वेक्टर ई प्लस क्यू इंटू कोस थीटा, और दूसरी साइड में बन जाएगा आपका वेक्टर ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है सदिश वियोजन के नियम से इस वेक्टर क्वांटिटी को हमने दो घटक के रूप में लिख दिया। देखिए इसकी बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, आसान शब्दों में समझते हैं। अगर हमारे पास एक्स वाई लाइन है और इससे कोई तिरछी रेखा निकलती हो किसी भी कोण से, मान लीजिए थीटा कोण से निकल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस को हम कोस थीटा के रूप में लिखते हैं और वाई एक्सिस को हम साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। ठीक, यही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, जहां से कोण बनेगा वो आपका कोस और दूसरी लाइन आपकी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यही काम हमें माइनस क्यू के लिए करना है। तो माइनस क्यू के लिए करना है तो हमें पी को फिर बी से मिलाना होगा, तो हम पी को बी से मिला देते हैं। ये आपका पी से बी मिल गया। अब इसमें देखो माइनस क्यू का नेचर क्या होता है, ये अपनी ओर बुलाएगा, अतः इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। ये किसके कारण आया? तो ये आपका आया ई माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये कोण थीटा, ये कोण भी थीटा ही है, तो ये कोण क्या होगा? एकांतर का अगर आपने नियम पढ़ा होगा एकांतर कोण का, तो उसमें क्या होता है कि जब दो समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा काटे
कुछ इस तरह से। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। इसी को एकांतर का नियम कहते हैं। इसमें भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, अंदर का कोण बराबर बाहर का कोण, क्यों? क्योंकि दो समांतर लाइन है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसे भी हम इसी तरह से वियोजित करेंगे। तो ये जो x लाइन है इस पर फिर से एक वेक्टर बनेगा, वेक्टर ई। अब ये वेक्टर ई माइनस क्यों आवेश के कारण बनेगा, और इसका जो वियोजित रूप होगा यानी cos थीटा के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ भी कोण थीटा ही बन रहा है। तो ये हो गया आपका वेक्टर ई माइनस क्यों cos थीटा। तो साइन थीटा कहाँ बनेगा? अब ये साइन थीटा नीचे की साइड में बनेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए एक डायरेक्शन ऊपर साइन थीटा और एक डायरेक्शन नीचे साइन थीटा, ये दोनों ही इक्वल होते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, यानी इनका टोटल रिजल्टेंट परिणामी शून्य हो गया। ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास केवल एक्स एक्सिस में ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा बचा है। तो हम इसी को परिणामी तीव्रता के रूप में लेंगे। ठीक। लेकिन उससे पहले हमें एक तो ये थीटा दिया है तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कोस के रूप में, और दूसरा ए से पी तक की जो दूरी है उसे निकालना होगा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा ए सी पी, यानी त्रिभुज ए सी पी में ये वाला कोण देखिए तो 90 डिग्री है, यानी कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब त्रिभुज में कोई सा एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है आप जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि आप कर्ण का स्क्वायर करें, तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में लंब क्या है, तो P से C तक की दूरी ये आपकी लंब है जिसका मान है r, और कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास A से P तक की दूरी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं AP स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर। तो लंब हो गया हमारे पास C से P तक की दूरी यानी r स्क्वायर, और आधार क्या है A से C तक की दूरी यानी L स्क्वायर। तो AP बराबर क्या आया, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट क्यों आया, क्योंकि जब भी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड में अंडर रूट लग जाता है। ठीक है। अब ये जो AP का मान आया है ये ही BP का मान भी होगा, क्योंकि AP बराबर है BP के। ठीक है बच्चों। तो AP बराबर BP के, तो जो इसकी वैल्यू आई वही इसकी वैल्यू होगी। इसे भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो AP कितना है, AP बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और BP कितना आया, तो BP मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। BP बराबर है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो इससे आप आगे चलकर हम जब कैलकुलेशन में मान रखेंगे तो जहाँ भी AP या BP आएगा उसकी जगह r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट ही रखेंगे। आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा आ रहा है, तो सबसे पहले कोस थीटा की वैल्यू भी हम यहीं पर निकाल लेते हैं। कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम ट्रायंगल पे जाते हैं, त्रिभुज पे जाते हैं, और डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाते हैं कोस थीटा। ठीक है।
तो ये देखिए cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है? cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसमें? AC अर्थात L, और कर्ण क्या है? अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। तो ये है आपका cos थीटा का मान। तो अब हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम सीधा परिणामी तीव्रता पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो परिणामी तीव्रता निकालते हैं। P बिंदु पर परिणामी तीव्रता इसे किस तरह से निकालेंगे? Y लाइन तो आपस में निरस्त हो गए, अब केवल X लाइन का ही बचा है। तो हम सीधा वेक्टर E लिखते हैं, और वेक्टर E में जो ये घटक आया है और फिर जो ये घटक आया है, दोनों की डायरेक्शन देखते हैं, एक ही है। तो दोनों की डायरेक्शन एक है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात वेक्टर E प्लस Q इंटू कॉस थीटा। फिर हमने यहाँ प्लस किया वेक्टर E माइनस Q इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। वेक्टर E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो इसकी वैल्यू क्या है, यानी प्लस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि किसी आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या आता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो A से P तक, तो ये हो जाएगा आपका AP स्क्वायर। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाइए। इसके बाद फिर इसका मान रखते हैं, अब माइनस Q के कारण अपना है, तो इसकी वैल्यू भी सेम यही आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, और अपॉन में क्या आएगा? तो कौन सी दूरी लोगे? तो B से P तक की दूरी, जहां पर आवेश है वही दूरी लेनी है आपको। तो P से P तक की दूरी, और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, और इसे आप पूरे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और बाहर आपको लिखना होगा cos थीटा। ठीक है, दोनों में cos थीटा, इसलिए cos थीटा कॉमन ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मुझे थोड़ा यहाँ इरेज करना होगा, इसके बाद ही मैं आगे शो करूँगा, तो आप इस काम को जल्दी कीजिए। वेक्टर E का मान हमारा ये आ चुका है, परिणामी तीव्रता। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या कॉमन आता है, तो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन ये कॉमन आ रहा है, और फिर साथ के साथ हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, AP स्क्वायर का जो मान आया था कितना, √R² प्लस L स्क्वायर और √R² प्लस L स्क्वायर BP का, ये दोनों ही मान रख देते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन AP का मान कितना है, क्योंकि यहाँ पे AP स्क्वायर है तो डायरेक्ट स्क्वायर का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा? R² प्लस L स्क्वायर। इसके स्क्वायर होने के कारण इस पे अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन BP स्क्वायर का मान भी आपका यही हो जाएगा, R² प्लस L स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और बाहर में क्या चल रहा है? cos थीटा गुणा में चल रहा है, इसे ऐसे ही चलाते रहिए। तो इन दोनों का मान देखिए, क्योंकि वैल्यू दोनों समान है। अगर हम बात करें x प्लस x, तो उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है 2x। तो ये भी तो वही है भाई, यहाँ भी समान वैल्यू है, यहाँ भी समान वैल्यू है, आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? वेक्टर E इज इक्वल टू 2Q और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R² प्लस L स्क्वायर और गुणा में cos थीटा, क्योंकि ये दोनों जुड़कर 2 हो गए, बाकी वैल्यू आपकी
यही रहेगी। चाहे तो आप इसे कॉमन लेके कर लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ठीक है, अब हमें cos थीटा का मान रखना है, तो cos थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, रख दीजिए उठा के इसमें। तो वेक्टर ई बराबर 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और गुणा cos थीटा का मान था l अपॉन अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट आ रहा है ना, तो हम इसको फिर से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 कर देंगे। ठीक, और जैसे हम जानते हैं कि भाई इनकी अगर गुणा की जाए, क्योंकि संख्या तो समान है, तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू 2q इंटू एल, एक साथ लिख देते हैं 2q इंटू एल, और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये देखिए दोनों सेम संख्या है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसकी घातें जुड़ गई तो इसकी घात कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लिया और 1 में प्लस जुड़ गया 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर E इज इक्वल टू 2q इंटू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इस पूरी की पावर, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, अब इसे देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं थोड़ा यहाँ अलग से कर देता हूँ, जगह कम है। वेक्टर ई की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2q इंटू एल, इसको हम क्या ले सकते हैं q इंटू 2l। भाई मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे कहीं भी कर दीजिए, तो q इंटू 2l और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इसकी पावर क्या था ये 3/2। अब देखो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला आता है जिसमें हम p बराबर q इंटू 12 लिखते हैं, इसीलिए हमने इसको q इंटू 12 किया, क्योंकि हमें यहाँ पर p का मान रखना है। ठीक है, देखिए ये कहाँ से आया, तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला बना था p बराबर q इंटू 12, यानी कोई भी एक आवेश लीजिए और उन दोनों के बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका p बन जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। तो वेक्टर E इज इक्वल टू, अब थोड़ा इसको हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू ये आपका बन गया p और बटे में आ गया आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब जैसे हमने अक्षीय स्थिति में किया था कि जो r की वैल्यू होती है उससे हम क्या करते हैं, हाँ यानी l की वैल्यू, l जो होता है वो वेरी वेरी लेस देन r, तो हम क्या करते हैं इस l को शून्य यानी नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो l का टर्म हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p, l खत्म तो r की पावर 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई हो गई 3/2 से, क्योंकि इसकी पावर चढ़ रही थी, तो पावर की पावर होता है तो क्या करते हैं अंदर जाके वो मल्टीप्लाई में गुणा हो जाता है, यानी पावर में ही गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 समाप्त। तो फाइनली आपके पास फॉर्मूला आ गया वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p अपॉन r की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए और एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरह से ये सॉल्व होता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।